हेलो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो हमारे क्लास 11th के अकाउंटेंसी की वीडियो है और बहुत ही स्पेशल वीडियो है क्योंकि हम अपने क्लास 11th का सिलेबस शुरू कर चुके हैं ऑन दिस चैनल। अगर आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हो दोस्तों तो बहुत सारी पढ़ाई आपकी मिस आउट हो जाएगी। क्वालिटी एजुकेशन आपको इसी चैनल पर मिलने वाली है, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। सर लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? तो देखो बच्चों, हमने अकाउंटेंसी के चैप्टर नंबर 2 जो था बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें हम सीखते हैं कि अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजीज क्या है, वो वाला चैप्टर शुरू करा था। और उस चैप्टर के अंदर हमने टोटल 7 टर्मिनोलॉजीज कवर कर लिए थे और आज मैं आपको आगे के नए टर्म सिखाने वाला हूं। और वो ऐसे टर्म्स हैं जो अगर आपने सीख लिए तो आप सोचो, आप आज के टर्म्स को कहीं पर भी इस्तेमाल करोगे तो शायद नॉन कॉमर्स स्टूडेंट को समझ ही नहीं आएगा कि ये क्या बोल रहा है। यानी कि ऐसे ऐसे टेक्निकल टर्म्स हैं आज जो सिर्फ अकाउंटिंग की दुनिया के लोगों को ही समझ आते हैं क्या है। तो आज का लेक्चर तो पूरा एंड तक ध्यान से देखना और आज के लेक्चर में जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताऊंगा वो नीचे टाइम स्टैम्प डाल के कमेंट जरूर करना। चलो फटाफट से शुरू करते हैं। सर पहले एक प्री कैप करते हैं पुरानी 7 टर्म्स का जो हमने पढ़ लिए थे। तो हमने सबसे पहले टर्म तो पढ़ी थी कैपिटल। कैपिटल का क्या मतलब था कि बिजनेस का जो मालिक होता है या ओनर या प्रोप्राइटर होता है वो बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट करता है या जो भी सामान इन्वेस्ट करता है हम उसको बोलते हैं कैपिटल, जिसके 2 दूसरे नाम होते हैं नेटवर्थ और ओनर्स इक्विटी। ठीक है। फिर सेकंड टर्म हमने पढ़ी थी ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब होता था कि अगर ओनर बिजनेस से अपनी कैपिटल में से कुछ पैसे पर्सनल यूज के लिए निकाल लेता है तो हम उसको बोलते हैं ड्राइंग्स, और वो हमारी कैपिटल को क्या कर देता है, कम कर देता है। थर्ड टर्म थी ट्रांजैक्शन। वो मैंने आपको कहा था एक सिंपल टर्म है। बिजनेस में कुछ भी चीज़ जो होती है जिसको हम रिकॉर्ड करते हैं हम उसको ट्रांजैक्शन कहते हैं, जो इंटरनल एक्सटर्नल भी हो सकती है या कैश या क्रेडिट भी हो सकती है। ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। इंटरनल में कोई आउटसाइडर इन्वॉल्व नहीं होता, एक्सटर्नल में एक आउटसाइडर इन्वॉल्व था, और कैश वाली जिसमें आप आज ही पैसे दे देते हो या ले लेते हो, और क्रेडिट मतलब उधार वाली बाद में देते हो। चौथी टर्म हमने बड़ी इंपॉर्टेंट पढ़ी थी लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का मतलब होता है आम जीवन में बर्डन, बोझ, लेकिन बिजनेस के नज़रिए से अगर हम देखें तो लायबिलिटी मतलब है अमाउंट पेबल, कुछ भी पैसा अगर बिजनेस को देना है। अब बिजनेस को जो पैसा वापस लौटाना है ओनर को उसको बोलते हैं इंटरनल लायबिलिटी, और जो उसको पैसा वापस लौटाना है आउटसाइडर्स को उसको बोलते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी, जिसको 2 पार्ट्स में डिवाइड हमने करा था। एक था नॉन करंट लायबिलिटी और एक था करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी वो होती है जो आपको किसी को 1 साल के बाद रीपे करनी है, और अगर आपको किसी को 1 साल के अंदर अंदर रीपे करना है तो उसको हम बोलते हैं करंट लायबिलिटी। 5वीं टर्म थी हमारी क्रेडिटर, एक आदमी जिससे हम गुड्स उधार पर खरीदते हैं उस आदमी को कहते हैं क्रेडिटर। तो हमने एक फनी कहानी भी बनाई थी, रणवीर सिंह से हमने गुड्स उधार पर खरीदे तो हम उस रणवीर सिंह को क्या बोलेंगे, क्रेडिटर। फिर था अगला टर्म डेटर। डेटर भी एक आदमी होता है जिससे हम गुड्स उधार पर बेचते हैं, और इसमें भी हमने एक फनी कहानी बनाई थी कि रणबीर कपूर को हमने गुड्स उधार पर बेचे तो रणबीर कपूर को हम क्या बोलेंगे, डेटर। उसके बाद था 7वां और हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टर्म पिछली क्लास का जो था एसेट्स। एसेट्स का मतलब होते हैं हमारे बिजनेस को भविष्य में आर्थिक रूप से फायदा देने वाले रिसोर्सेज जिन्हें हम ओन और कंट्रोल करते हैं, जो 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, या तो नॉन करंट एसेट्स जिन्हें हम बेचने के लिए नहीं रखते और जो 12 महीने से ज़्यादा के लिए हमारे पास रहते हैं, वो होते हैं नॉन करंट एसेट, जिनको अगर आप देख लो छू लो तो टेंजिबल माने जाते हैं, जिनको अगर देख नहीं सकते छू नहीं सकते तो उनको इंटेंजिबल माना जाता है। फिर जो 12 महीने से अंदर अंदर कैश में आसानी से कन्वर्ट हो जाते हैं उनको हम बोलते हैं करंट एसेट्स, या जिनको आप रीसेल के पर्पस के लिए बिजनेस में रखते हो वो हो गए करंट एसेट्स। तीसरी भी कैटेगरी थी, हालांकि जो मैंने कहा था थोड़ा सा अटपटी सी है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट याद रख लो, वो था फिक्टिशियस एसेट, यानी कि काल्पनिक एसेट्स, इमेजिनरी एसेट्स। होते तो ये नुकसान है, लॉसेस होते हैं, लेकिन इनको फिलहाल हम अभी तक बुक्स में राइट ऑफ नहीं करते, मतलब हम अभी इनको बुक्स में अपना एक तरह से मान लो खर्चे की तरह नहीं शो कर रहे होते, तो इनको हम काल्पनिक एसेट, फिक्टिशियस एसेट बोल देते हैं।
तो ये लो जी, 5 मिनट में हमारा हो गया पुराने लेक्चर का रिवीजन। अब बढ़ते हैं आज की टर्मिनोलॉजीज में। आज मैं आपको छोटी छोटी लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग टर्म सिखाने वाला हूं, और आज हम सबसे पहले नंबर 8 से शुरू करेंगे। इसका नाम है बिल रिसीवेबल। दोनों शब्दों को तोड़कर पढ़ेंगे। पहला वर्ड है बिल और दूसरा वर्ड है रिसीवेबल। अब देखो इसकी कहानी कहां से शुरू होती है। देखो पुराने लेक्चर से लिंक है। हमने एक आदमी पढ़ा था जिसका नाम था डेटर। याद करो वो आदमी कौन होता है? डेटर। डेटर वो आदमी होता है जिसको हम गुड्स उधार पर बेचते हैं। याद है? रणबीर कपूर। अब रणबीर कपूर ने हमें क्या बोला था कि मैं आपके पैसे 3 महीने बाद दूंगा, तो इसीलिए वो डेटर था। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमें रणबीर कपूर पर भरोसा नहीं होता। हम सोचते हैं यार ये तो बोल रहा है 3 महीने बाद पैसे दूंगा, लेकिन हम इसका विश्वास कैसे कर लें? तो हम ये बात एक कागज के टुकड़े पर बाकायदा लिखते हैं और रणबीर कपूर इस पर साइन करता है। तो देखो ये कागज का टुकड़ा यहाँ पर बना हुआ है और इस कागज के टुकड़े पर लिखा हुआ है कि मैं 60,000 रुपए बाद में दूंगा, और रणबीर कपूर ने देखो साइन कर रखा है। तो ये जो कागज का टुकड़ा हमें मिलता है रणबीर कपूर से, इस कागज के टुकड़े को इंग्लिश में कहते हैं बिल्स। क्या बोलते हैं? बिल्स। अब क्योंकि इसमें लिखा है कि हमें पैसा रिसीव हो जाएगा, हमें 3 महीने बाद रणबीर कपूर से पैसे मिल जाएंगे, तो इसीलिए इस पूरे का नाम बन गया बिल्स रिसीवेबल। रिसीवेबल का मतलब होता है पैसे मिल जाएंगे। तो पूरी कहानी में इस कागज के टुकड़े को क्या बोलते हैं हम? बिल्स रिसीवेबल। ठीक है? तो हमेशा एक माइंड में विजुअलाइज पिक्चर रखो कि बिल रिसीवेबल अगर कोई बोले क्या होता है, तो ऐसे पिक्चर बनाकर रखो कि जो हमारा डेटर है, जो आदमी है जिसको हमने गुड्स उधार पर बेचे थे, वो आदमी एक कागज की चिट्ठी हमें दे रहा है जिस पे वो साइन करके हमें दे रहा है कि वो पैसे दे देगा। इस कागज की चिट्ठी को कहते हैं बिल्स रिसीवेबल। इसकी डेफिनेशन होती है इंग्लिश में एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। फिर बिल्कुल इसी तरह होता है टर्म नंबर 9। इसको बोलते हैं बिल्स पेबल। सर ये क्या होता है बिल्स पेबल? तो देखो हमारे रणवीर सिंह वाली कहानी याद करो, यानी क्रेडिटर वाली कहानी याद करो। क्रेडिटर कौन आदमी था? जिसको हमने गुड्स उधार पर बेचे थे और हमने उसको कहा था कि हम तेरे पैसे बाद में देंगे। लेकिन इस बार रणवीर सिंह कह रहा है कि ये बात मुझे कागज के टुकड़े पर लिख कर दो। तो हमने ये बात उसको कागज के टुकड़े पर देखो लिख कर दी और अपने साइन भी कर दिए। दिख रहा है ना, साइन कर रखे हैं। तो इस कागज के टुकड़े को जो हम रणवीर सिंह को देंगे, इंग्लिश में बोलते हैं बिल्स पेबल। पेबल इसलिए क्योंकि हम पैसे पे करेंगे। तो इंग्लिश बन गई बिल्स मतलब कागज का टुकड़ा, और पेबल मतलब हम पैसे बाद में देंगे। तो इंग्लिश बन गई डेफिनेशन एक्सेप्टेंस गिवन टू क्रेडिटर। तो ये ध्यान रखना हमेशा कि बिल्स पेबल जो होता है वो क्या होता है? एक चिट्ठी जो हम अपने क्रेडिटर को देते हैं। तो दोनों चिट्ठियों का ये टर्म्स याद रखना है। एक थी बिल रिसीवेबल, जो चिट्ठी हमें मिलती है क्योंकि पैसा हमें मिलेगा। एक है बिल्स पेबल, एक चिट्ठी हम देते हैं क्योंकि पैसा हम पे करेंगे। तो बिल्स रिसीवेबल डेटर की कहानी से रिलेट करता है और बिल्स पेबल क्रेडिटर की कहानी से रिलेट करता है। ये बात याद रखनी है। अब 2 मैथमेटिकल फॉर्मूले हैं जो मैं आपसे नीचे टाइम स्टैम्प डलवा कर कमेंट करवाने वाला हूं। तो जितने भी आलसी बच्चे हैं फटाफट से अपने मोबाइल के मतलब कीपैड पर आ जाओ और टाइम स्टैम्प मेंशन करो 9 मिनट 12 सेकेंड। 9 मिनट 12 सेकेंड। 2 मैथमेटिकल फॉर्मूले हैं। पहला है ट्रेड रिसीवेबल। इसका फॉर्मूला होता है इट इज इक्वल टू डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। तो देखो हमने दोनों टर्म्स पढ़ी थी, डेटर भी और बिल्स रिसीवेबल भी। इन दोनों को जोड़कर इकट्ठा कर देंगे तो बोला जाता है ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है, ये नीचे कमेंट करो। और दूसरा ट्रेड पेबल, क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। तो हमने 2 टर्म्स पढ़ी थी, क्रेडिटर्स भी और बिल्स पेबल भी। तो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो टर्म बन जाएगी ट्रेड पेबल। तो ये दोनों आपको नीचे कमेंट करने हैं, ये पूरा बॉक्स।
चलो जल्दी से कमेंट कर दो। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, दोनों का फॉर्मूला लिख दो, याद हो जाएगा। चलो उसके बाद अगली टर्मिनोलॉजी है, बहुत ही छोटे से टर्म्स हैं। एक टर्म का नाम है डेप्रीसिएशन, दूसरे का नाम है अमोर्टाइजेशन। तो देखो दोनों का क्या मतलब होता है। डेप्रीसिएशन का मतलब है गिरावट, वैल्यू में गिरावट। जैसे मैंने ये फ़ोन खरीदा था, तो जब मैंने ये फ़ोन खरीदा था तो ये फ़ोन था 5,000 रुपये का, 5,000 का। फिर मैं इसको यूज़ करता रहा, यूज़ करता रहा, यूज़ करता रहा, यूज़ करते करते अब इस फ़ोन की कीमत कम हो गई। तो किसी भी वस्तु, किसी भी हमारे टेंजिबल एसेट की, टेंजिबल मतलब जिसको आप देख सकते हो, देखो फ़ोन, टेंजिबल एसेट की वैल्यू में गिरावट को इंग्लिश में कहते हैं डेप्रीसिएशन। क्या कहते हैं इंग्लिश में? डेप्रीसिएशन। और अगर किसी इनटेंजिबल एसेट की वैल्यू में गिरावट हो जाए, मान लो मेरी गुडविल की वैल्यू में गिरावट हो गई, मेरे पेटेंट की वैल्यू में गिरावट हो गई, मेरे कॉपीराइट की वैल्यू में गिरावट हो गई, तो कहते हैं अमोर्टाइजेशन। तो मतलब गिरावट तो है, दोनों का मतलब क्या है? गिरावट। दोनों का मतलब क्या है? वैल्यू में गिरावट। लेकिन अगर टेंजिबल एसेट की वैल्यू में गिरावट होगी तो बोलेंगे डेप्रीसिएशन, और इनटेंजिबल एसेट की वैल्यू में गिरावट होगी तो बोलेंगे अमोर्टाइजेशन। इधर आओ। अब गली मोहल्ले में रौब झाड़ना है अगर आपको, तो एक टिप दे रहा हूँ, गली मोहल्ले में अपने कॉमर्स के दोस्तों को बोलना भाई अमोर्टाइजेशन। उसको पता ही नहीं होगा कि ये क्या कह रहे हो आप, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे डेप्रीसिएशन पढ़ते हैं। अमोर्टाइजेशन बोलोगे तो आपकी मोहल्ले में इज्जत बढ़ जाएगी, थोड़ा सा चमक जाएगी, ठीक है? तो अमोर्टाइजेशन वर्ड का इस्तेमाल करना। फिर वो पूछेंगे भाई ये क्या होता है, तो उनको स्टाइल में बताना चश्मा वश्मा लगा के कि भाई अमोर्टाइजेशन का मतलब है इनटेंजिबल एसेट की वैल्यू में गिरावट हो गई, ठीक है ना? तो उसको बोलते हैं अमोर्टाइजेशन, याद रखना। उसके बाद आज मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म कराऊंगा। ये टर्म तो मेरे प्यारे बच्चों आपको बहुत अच्छे से करने की कोशिश करनी है। तो यहाँ से जितनी भी स्लाइड आपको नज़र आती रहेगी ना, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो मैं ऐसे बैठा हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट भी लोगे तो पूरे नोट्स आ जाएंगे, ठीक है? मैं नहीं आऊँगा फ़ोटो में, तो आप ये ज़रूर स्क्रीनशॉट लेना, लिख भी सकते हो बाद में अपने रजिस्टर में। देखो ये टर्म का मतलब होता है रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स हम किसे कहते हैं? सिंपल भाषा में, अकाउंटिंग की भाषा में, पैसा आना या मतलब पैसा आ जाएगा। तो इंग्लिश बन गई अमाउंट रिसीव्ड, है ना, पैसा मिल गया, या मिल जाएगा, रिसीवेबल। तो देखो अभी ये रहा पैसे, ये रहा 500 का नोट, ये देखो 500 का नोट है ना, ये मेरे पास पैसा आ गया, जेब में आ गया। अब पैसा आना ये एक सिंपल चीज़ है, इसका तो मतलब हो गया रिसिप्ट। लेकिन हमें ये पहचानना है कि यार ये रिसिप्ट कहाँ से आ रही है, ये पैसा किस बात के लिए मुझे मिल रहा है। आओ चलो एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है ना? हमारी यही खासियत है, हम हर चीज़ को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से सोचने की कोशिश करते हैं। हम वही पुराना मैकडॉनल्ड्स का एग्जाम्पल लेते हैं। मैकडॉनल्ड्स है ना, बर्गर बेचती है जो कंपनी, उसका एग्जाम्पल लेते हैं। तो हमने मैकडॉनल्ड के एग्जाम्पल में एक कहानी बनाई कि भाई मैकडॉनल्ड्स का एग्जाम्पल तो हमें पता ही है क्या करता है मैकडॉनल्ड, सर बर्गर बेचता है, आइसक्रीम बेचता है। हाँ बिल्कुल बात सही है। अब मैकडॉनल्ड्स में बाय चांस क्या हुआ, जो वहाँ पर वो एसी लगे होते हैं, है ना, उनका वो एसी खराब हो गया। होता है ना भाई, एसी लगे हुए होते हैं, एयर कंडीशन, वो खराब हो गया और मैकडॉनल्ड वालों ने वो अपना एसी बेच दिया। क्या कर दिया? बेच दिया। और एसी बेचकर उनको ये 5,000 रुपये मिल गए, मान लो फॉर एग्जाम्पल, ये पैसे मिल गए। अब देखो हमें ये सोचना है, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, मैकडॉनल्ड वाला अगर एसी बेच रहा है तो ये कोई उसका रेगुलर नेचर का काम तो है नहीं, यानी कि ये कोई उसका मेन बिजनेस तो है नहीं। वो ये काम तो नहीं करता कि आप गए भैया एक एसी दे दो और वो एसी बेच रहा है। वो तो इत्तेफाक से कोई बाय चांस वाली बात हो गई कि उन्हें अपना एसी बेचना पड़ा और वहाँ से उनको पैसे मिले। तो जब भी कोई इररेगुलर नेचर की रिसिप्ट हमें मिलती है, या खासकर जब हम अपना कोई एसेट बेच देते हैं और उससे रिसिप्ट हमें मिलती है, तो उस रिसिप्ट को कैपिटल रिसिप्ट कहा जाता है। ये बात अगर आपने नहीं आज सीखी तो आज का पूरा लेक्चर फ्लॉप हो गया। तो उसको क्या बोला जाता है? कैपिटल रिसिप्ट। अब लेकिन जो मैकडॉनल्ड वाला ये बर्गर बेच रहा है, आइसक्रीम बेच रहा है, फ्राइज बेच रहा है, वो तो उसका रोज का काम है, रेगुलर काम है,
वो तो सुबह से लेकर शाम तक हज़ारों फ्राइज बेचता है, हज़ारों बर्गर्स बेचता है। तो जब वो अपने बर्गर्स बेचकर, आइसक्रीम बेचकर, कुछ भी अपना नॉर्मल काम करके रिसिप्ट लेता है तो उसको क्या बोलते हैं हम? रेवेन्यू रिसिप्ट। क्या बोलते हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट। और रेवेन्यू रिसिप्ट को शॉर्ट में प्यार से कुछ लोग रेवेन्यू भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? रेवेन्यू। तो रेवेन्यू रिसिप्ट को शॉर्ट में क्या कहते हैं? रेवेन्यू। ठीक है ना? तो रिसिप्ट के दोनों पार्ट्स आपको पता होने चाहिए। तो मैंने एक छोटा सा ट्रिकी एग्जांपल भी आपके साथ शेयर करना है, आओ करता हूं। जैसे मान लो एक बहुत बड़ा बिल्डर है जिसका नाम है डीएलएफ। अब उसने बिल्डिंग बेच दी और बिल्डिंग बेच के उसको पैसा मिला, तो क्लासीफाई करो, क्लासीफाई, बताओ कि ये कैपिटल रिसिप्ट है कि रेवेन्यू रिसिप्ट है। ऐसी एक बहुत बड़ा फर्नीचर का शोरूम है यहां पर, उसका मालिक है, उसका फर्नीचर का शोरूम है बहुत बड़ा। अब उसने भी किसी दिन अपनी एक बिल्डिंग थी उसके पास पुरानी पड़ी हुई, उसने भी अपनी बिल्डिंग बेच दी। तो दोनों ने अपनी अपनी बिल्डिंगें बेची। एक डीएलएफ बिल्डर है, उसने भी बिल्डिंग बेची, और एक फर्नीचर का मालिक है शोरूम का, उसने भी बिल्डिंग बेची। क्लासीफाई करो कि भाई ये जो पैसा उन्हें मिला ये कैपिटल रिसिप्ट है कि रेवेन्यू रिसिप्ट है, ये सोचना है। तो मुझे पता है आप में से कुछ बच्चों ने सोच लिया होगा, तुम सही सोच रहे हो, मुझे पता है। तो देखो, डीएलएफ वाले ने जो बिल्डिंग बेची वो तो उसका रोज का काम है, वो तो उसका मेन बिजनेस है, वो तो बहुत बड़ा बिल्डर है, वो तो रोज बिल्डिंग ही बेचता है। तो उसके लिए हम क्या कहेंगे कि ये क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट। क्या बोलेंगे? रेवेन्यू रिसिप्ट। लेकिन जो फर्नीचर का शोरूम का मालिक है ना, उसका काम तो फर्नीचर बेचने का है, वो तो इत्तफाकन उसके पास कोई पुरानी बिल्डिंग पड़ी हुई थी जो उसने बेच दी, तो हम उसके रिसिप्ट को क्या बोलेंगे? कैपिटल रिसिप्ट। तो मतलब समझ रहे हो, बिजनेस टू बिजनेस आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि यार ये रिसिप्ट क्या है। तो हर बिजनेस मॉडल को अच्छे से समझना आप चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम होता है। ठीक है ना जी? तो अकाउंटिंग करते समय ये बात याद रखना रिसिप्ट के बारे में कि रिसिप्ट क्या है, और खासकर वो रिसिप्ट रेवेन्यू है या कैपिटल, इसका पता हमें होना चाहिए। चलो, अब आते हैं अपने टर्म नंबर 14 पर। आज का कह सकते हो दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, हालांकि रिसिप्ट की तरह ही ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है एक्सपेंडिचर। ये तो सुना सुना लग रहा है सर, एक्सपेंडिचर ये क्या होता है? कुछ लोग कहते हैं सिंपल भाषा में खर्चा। खर्चा हो गया सर, खर्चा, एक्सपेंडिचर। तो ठीक है, लेमन टर्म्स में ठीक है, आम भाषा में खर्चा बोलो, लेकिन थोड़ा सा डेफिनेशन पर अगर फोकस करें, एग्जैक्ट टर्म्स पर फोकस करें, तो एक्सपेंडिचर का मतलब है अमाउंट स्पेंट। पैसे चले गए, क्यों चले गए पैसे? या तो आपने कोई एसेट खरीद लिया या आपने कुछ सामान खरीद लिया, है ना? तो सिंपल भाषा में पैसे चले गए, पैसे खर्च हो गए। लेकिन यहां पर भी अगेन अगर मैं मैकडॉनल्ड्स का एग्जांपल लूं, तो हमें ये देखना है कि यार ये जो पैसे चले गए, ये जो खर्चा हो गया, ये किस चीज के लिए खर्चा हो गया। आइए मैकडॉनल्ड का एग्जांपल समझते हैं। अब मैकडॉनल्ड वाला आलू खरीदता है, 5 किलो आलू, और आलू खरीदने के लिए 500 रुपए का खर्चा करता है। अब ये भी एक खर्चा है, लेकिन इस खर्चे का नेचर अगर आप समझो ध्यान से, मैकडॉनल्ड वाले को आलू रोज खरीदने पड़ेंगे, क्योंकि वो तो रोज आलू टिक्की बर्गर बेच रहा है, और आलू खरीद खरीद के वो तो अपने बर्गर बना बना के उसको बेचता रहेगा। ये तो उसका एक रेगुलर नेचर का, रोजमर्रा का मेन बिजनेस एक्टिविटी का काम है। तो इस खर्चे को कहा जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या कहा जाता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन मैकडॉनल्ड वाले ने सोचा यार मेरे यहां पर कस्टमर्स आते हैं, उनको बैठाने के लिए चलो यार टेबल चेयर खरीद लेता हूं, और उसने 1 लाख रुपए का ये फर्नीचर खरीद लिया। अब क्या ये इसका रोजमर्रा का काम है? क्या ये रोज फर्नीचर खरीदेगा? क्या ये अपने रोज फर्नीचर पे खर्चा करेगा? तो आंसर है नहीं। तो जब वो एसेट खरीदता है कोई, तब जनरली हम कहते हैं कि ये कौन सा खर्चा होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो देख रहे हो फर्क? तो खर्चा नहीं है, खर्चे को बोलना क्या है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी एक्सपेंडिचर ये सोचना पड़ता है हमें बिजनेस टू बिजनेस कि यार ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो इसके लिए क्राइटेरिया बना रखा है। क्या? बहुत ही इजी। अगर आपको लगे कि कोई भी खर्चा ऐसा है जिसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा चलेगा, जैसे मान लो आपने कोई फिक्स्ड एसेट खरीदा, तो हम कहेंगे कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन अगर कोई भी खर्चा आपको लगता है, आलू खरीदा,
तो यार इसका बेनिफिट कितने दिन तक मिलेगा? आलू तो बेचारा 2 दिन में खत्म, बर्गर बना के बेच देंगे। उसका बेनिफिट ये तो नहीं सालों साल चलता रहेगा कि आज एक आलू खरीदा और ये आलू 2 साल तक हमें बेनिफिट देने वाला है, ऐसा तो कुछ भी नहीं होगा। तो ऐसे खर्चों को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल देते हैं, जिनका बेनिफिट 1 साल के अंदर अंदर ही खत्म हो जाता है। तो खर्चे की ये दोनों कैटेगरीज आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। चलो एक लंबी गहरी सांस लो। अब एक अगला पॉइंट इसी से रिलेटेड आ रहा है, ट्रिकी पॉइंट है। जैसे एसेट में एक ट्रिकी पॉइंट था, वैसे ही एक्सपेंडिचर में एक ट्रिकी पॉइंट है। इस ट्रिकी पॉइंट को बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब ये होता क्या है? देखो, है तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है ना। अगर आप इसके आखिरी के 2 शब्द पढ़ोगे तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर लिखा है तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेकिन उससे पहले डेफर वर्ड लगा दिया। अब डेफर वर्ड का क्या मतलब होता है? डेफर वर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को डिले कर देना, किसी चीज़ को पोस्टपोन कर देना, किसी चीज़ को डेफर कर देना, उसको बोलते हैं डेफर। अब एक बहुत ही फनी एग्जांपल ले रहा हूं, हंसना मत, मुझ पर भी और कॉन्सेप्ट पर भी, क्योंकि है तो बताना पड़ेगा। मान लो आपने आज एक 16 लाख का एडवर्टाइजमेंट का खर्चा करा। आपने 16 लाख रुपए खर्च कर दिए एडवर्टाइजमेंट पर, है ना। लेकिन आप अपने रिकॉर्डिंग में पता है क्या दिखा रहे हो? कह रहे हो नहीं 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 16 लाख नहीं खर्च करे, आज पहले साल सिर्फ 4 लाख रुपए खर्च करे हैं, उसके अगले साल 4 लाख रुपए खर्च करें हैं, उसके अगले साल 4 लाख रुपए खर्च करें हैं, उसके अगले साल 4 लाख रुपए खर्च करें हैं। तो आपने 16 लाख का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया। 4 4 4 4। फॉर एग्जाम्पल, फनी एग्जाम्पल से समझते हैं। पापा ने कहा बेटा आज तुम्हें 16 थप्पड़ मारूंगा, घर आओ तुम। और पापा ने आपको 16 थप्पड़ मारे, लेकिन आप कल स्कूल जाकर अपने दोस्त को क्या बता रहे हो कि यार पापा ने कल 4 थप्पड़ मारे। फिर अगले दिन फिर स्कूल जाकर के बोल रहे हो यार आज फिर 4 मारे। फिर अगले दिन फिर स्कूल जाके आज फिर 4 मारे। अगले दिन फिर स्कूल जाके आज फिर 4 मारे। पढ़े तो 16 थे पहले दिन, लेकिन आपने अपने दोस्त को उसको थोड़ा सा पोस्टपोन कर करके फिर बताया। तो ऐसे ही अकाउंटिंग में भी हम कभी कभी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता तो है, लेकिन उसको थोड़ा सा पोस्टपोन कर देते हैं, उसको थोड़ा सा डेफर कर देते हैं। तो इसीलिए इसका नाम बन जाता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब हम थोड़ा सा इसको डेफर या पोस्टपोन कर देते हैं। तो ये भी थोड़ा थोड़ा फिक्टिशियस एसेट की कहानी की तरह होता है, लेकिन ठीक है, हमें याद रखना है तो याद रखना है। क्लियर हो गया? चलो, अब एक टर्म है वो छोड़ नहीं सकता, आज इसीलिए करवा रहा हूं। वो इसीलिए क्योंकि इस टर्म को बोलते हैं एक्सपेंस। सर एक्सपेंस, ये तो अभी अभी हमने पढ़ा, खर्चा। हाँ है तो खर्चा ही, लेकिन एक्सपेंस को क्या मानते हैं हम? एक्सपेंस को मानते हैं ऐसे खर्चे जिनका बेनिफिट 1 साल के अंदर अंदर एक्सपायर हो जाता है, जिसका बेनिफिट एक अकाउंटिंग पीरियड में खत्म हो जाता है। तो एक सीक्रेट बात बता रहा हूं फिर से मोहल्ले में स्टाइल मारने के लिए। जो आपने ऊपर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ा ना, ये वाला, तो आपको पता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ही एक तरह से एक्सपेंस बोल देते हैं। तो ये सीक्रेट बात है, हर किसी को नहीं पता होती। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही एक्सपेंस होता है, लेकिन ठीक है क्योंकि बुक में टर्म अलग है तो हम भी अलग टर्म करके आपको पढ़ा रहे हैं। लेकिन याद रखना है एक्सपेंस का मतलब भी वही होता है कि भाई जिसका बेनिफिट आपको 1 साल के अंदर अंदर खत्म हो जाता है, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो आपने पढ़ा उसी को आप एक्सपेंस कह सकते हो। इसके कुछ उदाहरण होते हैं, जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करा, आपने अपना कंपनी का टैक्स पे करा, आप रेंट पे करते हो, सैलरी पे करते हो, परचेज करते हो, आलू खरीदे थे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं जो किसके एग्जाम्पल होते हैं? एक्सपेंस के। चलो एक लास्ट टर्म करवा दूं आज की? हाँ सर करवा दो, वो नीचे कमेंट कर देना दोस्तों, अच्छा लगेगा। देखो, ताकि हमारी आज की 16वीं टर्म तक हम इस चैप्टर के खत्म कर चुके होंगे। 16वीं टर्म है इनकम। सर इनकम क्या होता है? तो इनकम एक बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला है जो आपने 2 टर्म्स आज पढ़े उसी से डिराइव हो रहा है। इनकम का मतलब है एक तरह से प्रॉफिट, और इसका फॉर्मूला क्या है? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। तो इंग्लिश में ऐसा लिखते हैं कि इट इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस। अब मान लो आपका जो रेवेन्यू रिसिप्ट है कि आपने बर्गर बेचा 500 रुपए का, तो उसको हम क्या बोल देते हैं शॉर्ट में? रेवेन्यू। और एक्सपेंस मतलब क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपने जो आलू खरीदे थे, मान लो वो खरीदे 200 रुपए की, तो 200 रुपए का खर्चा करा यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर,
500 रुपए में बर्गर बेच दिया यानी रेवेन्यू रिसिप्ट, तो कितना मुनाफा हुआ, मुनाफा मुनाफा प्रॉफिट, तो प्रॉफिट को ही हम इनकम कह सकते हैं सिंपल भाषा में। तो इनकम इज क्या, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस। तो ये बात हमें याद रखनी है। तो ये नीचे कमेंट कर देना मेरे प्यारे बच्चों कि इनकम का फॉर्मूला क्या है। चलो ठीक है जी, क्लियर हो गई कहानी, बहुत अच्छे से देखो। तो हम 16 टर्म्स कवर कर चुके इस चैप्टर के अंदर। आई होप आज आपने जो बातें पढ़ी वो अच्छे से समझ आई होंगी। नीचे मुझे कमेंट करके भी बताना। और नेक्स्ट वीडियो तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, उसमें तो मैं आपको मोहल्ले का हीरो बना दूंगा, ऐसी ऐसी टर्म सिखा दूंगा जो आपको मोहल्ले का हीरो तो बनाएंगी ही बनाएंगी, क्लास का टॉपर भी बना देंगी। और टीचर अगर कोई भी टर्म पूछेगी तो आपको पता होगा कि इसका क्या मीनिंग है। लेकिन उसके लिए चैनल से जुड़े रहना, वीडियोस कोई मिस नहीं करना और अच्छे से पढ़ाई करते रहना, ठीक है ना। चलो ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करूंगा, तब तक ध्यान रखना है, मस्त रहना है और स्वस्थ रहना है।